हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि हमारे हिंदी साहित्य का है, आधुनिक काल। तो इसमें मैंने आपको पहले आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल ये तीनों करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आधुनिक काल है इसमें बहुत सारे युग आए हुए हैं। ठीक है, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, फिर छायावाद युग है, छायावादोत्तर युग है, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये सारे युग हमारे किस में आते हैं? आधुनिक काल में आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सिर्फ इसका एक ही युग करेंगे जो कि होगा हमारा भारतेंदु युग। ठीक है, तो सिर्फ हम भारतेंदु युग करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। देखिए, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? कलाकाल, नवीन विकास का युग, आधुनिक काल या गद्य काल? देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो हमारा आदिकाल था, तो आदिकाल का जो समय था वो कितना था भाई? 1050 से 1375 था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिर आया भक्ति काल। भक्ति काल का कितना था? 1375 से 1700 तक। फिर आया हमारा रीतिकाल। तो रीतिकाल कितना था? 1700 से 1900 तक। ठीक है, और 1900 तक आया। फिर उसके बाद हमारा क्या आया भाई? उसके बाद हमारा आया आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक कहा जाता है। ठीक है, 1900 से अब तक। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? अब क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या है? कलाकाल है, नवीन विकास का युग है, आधुनिक काल है, गद्य काल है। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, आधुनिक काल। यानी आधुनिक काल का जो समय है 19वीं शताब्दी से अब तक माना गया है अनेक विद्वानों के द्वारा। ठीक है, और यही क्या है? सर्वमान्य मत होता है। अब देखो, 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत के वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर तोड़ी, जिसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण भी कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक स्थिति मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई आधुनिक काल की जो आरंभिक स्थिति है वो क्या मानी जाती है? 1850। और यही क्या है? यही हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यह हमने याद रखनी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल से अभिहित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। तो किस नाम से अभिहित किया जाता है? गद्य काल। तो आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल यानी कि गद्य काल, स्वातंत्र्य काल आ जाए तो भी और गद्य काल आ जाए तो भी हमारा आधुनिक काल ही राइट होगा, इससे अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। तो गद्य काल किसने कहा है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसको? आधुनिक काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो उन्होंने क्या कहा है? गद्य काल का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई ब्रिज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो जो ब्रिज भाषा है उसके आधुनिक कालीन कौन है भाई कवि? देखो, मैथिली शरणगुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा कौन सा हो जाए? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने भारतेंदु युग पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि ब्रिज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि, तो वो कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ब्रिज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, इन्हें ब्रिज भाषा का
इन्हीं ब्रिज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध काव्य हिंडोता, हरिश्चंद्र, गंगवतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, सर्व सव घनाक्षरी, नियम गंगा, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो जगन्नाथ जो हैं रत्नाकर, उनका जन्म 1866 में वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे, यानी कि जगन्नाथ रत्नाकर को सबसे प्रिय कवि कौन लगते थे? बिहारी दास लगते थे। ठीक है, बिहारी दास कहाँ पे थे भाई? बिहारी दास कौन से काल के कवि थे? ये हमारे रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, और ये मतलब रीतिकाल में किसके कवि थे? रीति सिद्ध कवियों में से थे। ठीक है, उनके प्रमुख कवि थे। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? इनकी प्रमुख रचना थी सतसई। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आप आराम से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ठीक है, देखो ये दिया गया है कि सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवता में बेजोड़ है। यानी कि सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका यानी बिहारी रत्नाकर नाम से इन्होंने रचना की है। ठीक है, इनकी उद्भव शतक 1929 पूर्णतम काव्य है। उद्भव शतक जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, तो एक पूर्णतम काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? जगन्नाथ तो हो जाए, क्योंकि इनका पूरा नाम क्या था? जगन्नाथ रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देखो ये रहा इनका पूरा नाम। तो आपको ये रत्नाकर किससे जुड़े हैं? जगन्नाथ से जुड़े, जगन्नाथ दास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियाँ छाटिए, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी अपनी रचनाएं लिखी थी। तो देखो, उद्भव शतक ये इनकी है, भ्रमर गीत नहीं है, गीतावली नहीं है, रश्मिरथी नहीं है, तो इनकी जो है वो है उद्भव शतक। ठीक है, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में प्रकाशित हुई थी। अभी अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, उद्भव शतक के लेखक कौन है? तो ये आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, इसका रत्नाकर है। रत्नाकर का नाम पूरा क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्भव शतक में डैश छंद है, तो उद्भव शतक में कितने छंद है? देखो इसमें नहीं दे रखा है, इसमें इन्होंने डाउट लगा रखा है। लेकिन देखो इसमें दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि भाई उद्भव शतक में 118 छंद है। कितने छंद है? 118 छंद है। उद्भव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कि उद्भव शतक जो है जगन्नाथ रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्भव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्भव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य ही मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रत्नाकर है उन्होंने श्रृंगार रस और वीर रस दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचनादर्श का नाम से अनुवाद किया। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया गया है। इन्होंने किया है? रत्नाकर ने किया। रत्नाकर को जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं क्योंकि रचनाएं पूछ ली जाती हैं। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्भव शतक, गंगावतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और फुटकर आदि रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि
मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। तो इनकी मासिक पत्रिका कौन सी थी? साहित्यिक सुधा निधि। इनकी रचनाएं कौन सी है? देखो, हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्भव शतक, गंगा अवतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक फुटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्यिक सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग के पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को, देखो जो रत्नाकर थे ना, वो फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी दोनों भाषाएं इनको आती थी। उच्च कोटि के कवि थे वो। ठीक है, तो ये कौन थे? रत्नाकर। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया था। गंगा अवतरण किसकी है? रत्नाकर की है। और इनको क्या दिया गया था? पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सन 1930 में रत्नाकर जी ने कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। तो कब हुए? 1930 में कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति। ठीक है, चीज़ें याद रखने की, क्योंकि अभी है ना इन्हीं से ही क्वेश्चन बन के आ जाएगा। देखो, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवि छंद है। आपसे प्रिय छंद पूछा जाए तो कवि छंद है, लेकिन इनका एक रचना है जो कि गंगा अवतरण, वो पूछा जाए वो किस छंद में लिखी गई है, तो वो रोला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उद्भव शतक की हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? यानी कि चीज़ें ना बार बार यूज हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है इनकी, तो क्या बोध है? भाव का अपकर्ष, भावसंधि, भावोत्कर्ष, भाव सबलता। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, भावोत्कर्ष। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्भव शतक से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? उद्भव शतक से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। उद्भव के ब्रिज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अब से हमारा आ जाता है भारतेंदु युग। ठीक है, अभी हम आधुनिक युग के बारे में हमने कुछ बातें करी थी, उनके कवि के बारे में बातें करी थी। अब हम करेंगे भारतेंदु युग। ठीक है, और आज हम है ना सिर्फ भारतेंदु युग कंप्लीट करेंगे, बाकी हम फिर बाद में करेंगे, मतलब एक एक वीडियो बनाती जाऊंगी और आप उसको देखते जाना। ठीक है, तो देखो भारतेंदु युग। भारतेंदु जी किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, बड़वे रामायण, जानकी भारत, अंधेर नगरी। तो किस में किया है? जानकी मंगल में किया है। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल में किया है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। तो भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रकाशित हुआ था? विद्या सुंदर। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल जो कि 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। ठीक है, यह नाटक गुणों से युक्त है और इसकी भाषा क्या है? परिमार्जित खड़ी बोली है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो जानकी मंगल है कब रचा गया था? 1868 में, और इनकी बोली कौन सी है? खड़ी बोली है। ठीक है, और भारतेंदु युग का उदय हो चुका था और भारतेंदु युग का नाटक कौन सा प्रकाशित हुआ था? विद्या सुंदर सबसे पहले। ठीक है, वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। तो क्या है? जो नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई थी उसका श्रेष्ठ रूप यानी सबसे अच्छा जो रूप था वो कौन सा था? जानकी मंगल था। और जानकी मंगल क्या है? एक नाटक है। इस अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, इसकी विषय वस्तु
रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है, किंतु ब्रिज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा परिवर्तित साहित्य नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन थे काशी में? डॉक्टर जगन मोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन थे भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया। कब किया था? 1881 ईस्वी में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में हिस्सा लिया था। क्या लिया था? अभिनय में हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन में किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो भारतेंदु कालीन में कौन सा उपन्यास है आधुनिकता की शुरुआत? परीक्षा गुरु से मानी जाती है। और भाई ये परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है? ये रचित है लाला श्रीनिवास। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास जो हैं ये इनके क्या हैं? ये परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास, देखिए जो मैंने अभी बताया था कि लाला श्रीनिवास दास जो हैं इन्होंने क्या की थी? इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 माना है। यानी परीक्षा गुरु जो है 1882 में जो प्रकाशित हुई थी, तो इनको माना है। क्या माना है? अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास। ठीक है, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ग्रंथ जो है उसको माना है, और ये परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ था। इससे पूर्व, इससे पहले श्रद्धाराम फुलोरी, इससे पहले क्या कि इससे पहले श्रद्धाराम फुलोरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। तो आपको ये ना याद रखने हैं कि भाई लाला श्रीनिवास परीक्षा गुरु 1882 और भाई श्रद्धाराम जो है फुलोरी ने भाग्यवती लिखा 1877 में। तो इनके नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। तो स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास जो है परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 में बालकृष्ण भट्ट कृत और चंद्रकांता जो है 1887 में। तो देखो सबसे पहले वैसे तो लिखा गया है श्रद्धाराम फुलोरी ने भाग्यवती भी 1877 में। ठीक है, लेकिन वो लघु सामाजिक उपन्यास था। लेकिन जो मौलिक उपन्यास माना गया है जो वो किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है, श्रीनिवास दास को। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो उपन्यास है सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। कौन सा? परीक्षा गुरु। और ये किस में माना जाता है? भारतेंदु युग में माना जाता है। ठीक है, और चंद्रकांता ये भी बड़ी फेमस है भाई, देवकीनंदन खत्री की, ये 1887 में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से किसका संबंध था भाई? केशवदास से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि एक चीज़ तो आप यहीं से बता लो कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने क्या माना है? अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आधुनिक हिंदी के पितामह कौन कहे जाते हैं? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। ठीक है, भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी। तो आपको अगर पूछा जाए तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। और क्यों की थी? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए। जो विष्णु के भक्त थे उनको क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था ना।
अलवार किसको कहा जाता है? विष्णु के भक्तों को कहा जाता था। और नैनार किसको कहा जाता था? जो कि हमारे शिव के भक्त थे, उनको नैनार कहा जाता था। तो वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम हरिश्चंद्र था। ठीक है। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। तो मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था हरिश्चंद्र, और इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। कब दी गई थी? 1880 में। और किसके द्वारा दी गई थी? काशी के विद्वानों द्वारा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो कि भाई हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है इसका प्रारंभ किससे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नाटकों का प्रारंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नाटकों का प्रारंभ भी और आधुनिक काल का प्रारंभ भी। ठीक है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से हुई है, जो कि इसने 1867 में लिखी थी। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो उनके नाटक लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बांग्ला के विद्या सुंदर, ये एक नाटक उनका शुरुआती नाटक था और 1867 में लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली थी? कवि वचन सुधा। किसने निकाली? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा और उसके बाद 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधिनी, ये पत्रिकाएं निकाली थी उन्होंने। ठीक है। नव जागरण का अग्रदूत, आपको पता है, मैंने अभी बताया कि नव जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्वितीय, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। अब इन्हीं की बात हो रही है तो इन्हीं की पंक्तियाँ होंगी। इसके बारे में देखो, भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का था। ठीक है। तो भारतेंदु का काल कौन सा था? ब्रिटिश उपनिवेश का था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत के सभी दृष्टियों से त्रास्त हो गया। भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ही अति ख्वारी। तो ये किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि भाई धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी। तो ये पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन सा हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। कि धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि भी भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता के ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन की उपयुक्त काव्य पंक्तियों की इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। ठीक है। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग यानी भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके। क्या है कि भाई देशभक्ति की भावना में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती, यानी कि आपसे पूछा जाएगा भारत भारती किसके द्वारा रचित है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। ठीक है। तो भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती। ठीक है। तो विजयिनी विजय वैजयंती किसकी है? भारतेंदु द्वारा रचित है। प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र। तो देखो प्रेमघन की क्या है? आनंद अरुणोदय। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत।
राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। कौन कौन सी हैं देशभक्ति की? देखो, देशभक्ति की प्रेरणा से कौन कौन सी? भारतेंदु की तो विजय विजयिनी वैजयंती, ठीक है। प्रेम घन की कौन सी है? प्रेम घन कौन से है? बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन है वो, ठीक है। तो प्रेम घन की कौन सी है? आनंद अरुणोदय। फिर प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी है? महापर्व। नया सामंत, महापर्व और नया सामंत प्रताप नारायण मिश्र की है। राधा कृष्ण दास की कौन सी है? भारत बारहमासा और विनय, ये दो किसकी हैं? राधा कृष्ण दास की हैं। और कविताएं जो हैं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं, ठीक है। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है। से पूछा जाएगा हमारा उत्तम भारत देश, तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति की भावना को परिलक्षित करती हैं। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, ठीक है। तो किसने कहा है? प्रेमघन ने कहा है, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा हिंदी हिंदुस्तान का गुणगान किया। तो हिंदी हिंदुस्तान का गुणगान किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत रस सरिस और ठोर कहूँ नहीं कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया, और अंबिका दत्त व्यास ने जयती राजराजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार को प्रकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु ने, बद्रीनारायण चौधरी ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने। पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। देखो, हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं कि लाला जी यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछें, वह यह है कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालने से वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप्पे हाँकने वाले दस्तानगों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके अभियांत्रिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या है, स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे। इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए और अब उसके दस्ताने का क्या कीजिए, दस्ताने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि जो संयोगिता स्वयंवर है, ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई हैं। इनमें से जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वो है, एक तो लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई है, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप, जो कि अप्रैल 1886 में निकली थी, और दूसरी आनंद कांदिवनी, ये क्या है, माला 2 मेघ 10, 11, 12 और 1886 में। दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे निकली थी, ठीक है। इसका एक प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है कि भाई आनंद कादम्बनी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा था कि इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न हो, थोड़ी सी साम्यिक देश भलाई के संबंध में भी होती हों तो सोना और सुगंधित कहा जाता। उसके बाद है, इस प्रकार जो
इस प्रकार उन्हें शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में भी यह लिखा था कि देशोपकारी बातें पर यह कविता की जाती तो अधिक लाभ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो संयोगिता स्वयंवर है उनके कथोपकथन एक अलंकारिक हैं और दूसरी पांडित्यपूर्ण। भट्ट कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। तो उन्होंने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा है कि केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने से ही तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों के पात्रों के नीरस और रूखे से रूखे अर्थांतरयास गढ़ने की कला कहे तो अनुचित न होगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कहा गया है। उसके बाद देखो, आनंद कादिमनी ने प्रकाशित समीक्षा प्रेम घन सर्वस्व द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति स्वीकार या समालोचना स्तंभ के अंतर्गत की गई है। प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है कि नाट्य रचना के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो कि प्रधान और विशेष हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। तो लाला श्रीनिवास दास से पहले का नाटक कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी। और किसके? संयोगिता स्वयंवर से। यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी के किस्म का यह एक पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया था। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिला था। इसके साथ साथ इस नाटक में सुपदेश भी थे और पात्रों का आदर्श और यथार्थपूर्ण चित्रण भी। भारतेंदु का नाटक नील देवी के बारे में विषय, छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया है जिसे पढ़कर कायरों का जी फड़क उठे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? विश्वदल मिश्र, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? मेघदूत काव्य में खड़ी बोली में अनुवाद किया है। देखो, पढ़ते हैं इनके बारे में कि क्या कहा है कि भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रिज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश, तो जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं उन्होंने एक तो रघुवंश लिखी और दूसरी लिखी मेघदूत। तो उल्लेखनीय कृतियाँ ये उनकी, जिनमें भावात्रण की सरसता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रिज भाषा तथा सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक है, तो ये उनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है भाई? मोहन राकेश द्वारा, लाला सीताराम द्वारा, विद्यानिवास मिश्र द्वारा या फिर जगनिक द्वारा। और देखो ये क्या है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय यानी पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ 2015 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि हमारा लाला सीताराम। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया 1885 में जो प्रकाशित हुई थी वो प्रमुख था। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। अगर आपसे पूछा जाए कि लाला सीताराम का उपनाम क्या था, तो वो भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रिज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का क्या किया है? प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रिज भाषा का, देखो दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, ठीक है, घनाक्षरी में सवैया का, सॉरी घनाक्षरी सवैया में क्या है? ब्रिज भाषा का, और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरागिया और नाल, ठीक है, बैरागिया नाला। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है कि गोल्ड स्मिथ की कृति
ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो गोल्ड स्मिथ की कृति जो है ट्रैवलर अनुवाद किसने किया है भाई ये? तो ये क्या, रामचरित उपाध्याय ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि है श्रीधर पाठक। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। देखो क्या है कि श्रीधर पाठक ने कालिदास कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट डेस्टेंड तथा द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी उजड़ ग्राम और शांत पथिक नामक शीर्षक से किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो किस नाम से है? फूलों का गुच्छा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि भाई भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भाई निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो भारतेंदु काल के कवि कौन कौन से हैं? देखो हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, हरियोध राम, नरेश त्रिपाठी, मुकुट पांडेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो द्विवेदी तो होगा नहीं, क्योंकि द्विवेदी किसके हैं? द्विवेदी हमारे जो द्विवेदी युग है उसके हैं, तो ये यहीं से ही कट हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार, माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो देखो कौन सा हो जाएगा? हरिश्चंद्र किस में? आप सबसे पहले तो ये देखो हरिश्चंद्र किस में, क्योंकि है ना हरिश्चंद्र देखो इसमें नहीं दे रखा, फिर बी में भी नहीं दे रखा, और इसमें द्विवेदी है, द्विवेदी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हरिश्चंद्र देखो इसमें दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रखा भारतेंदु कालीन, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु के नाम से ही प्रसिद्ध है, भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही, तो वो तो होंगे ही होंगे। तो हरिश्चंद्र किसमें? एक में ही है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 राइट लगा देंगे और यही हो जाएगा। बाकी हमें याद रखने चाहिए कि भाई कौन से कवियों के हैं। तो भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं? देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो ये सारे क्या हैं? भारतेंदु कालीन कवि हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि भाई कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो कौन सा हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो बाल मुकुंद गुप्त है वो द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। जो बाल मुकुंद गुप्त है वो द्विवेदी युग के निबंधकार है। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं शिव शंभु का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है भी शिव शंभु का चिट्ठा। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया अन्य महत्वपूर्ण में कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह। ये हमारे किसके हैं? ये हमारे भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है, तो वो क्या कब दिया है? तो देखो 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट हो जाएगा, 1884 ईस्वी में। टीजीटी की पुनर्परीक्षा हुई थी 2004 में भाई। देखो क्या कहा गया इसके बारे में कि हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए दादरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1984 में एक व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान को क्या कहा जाता है? बलिया व्याख्यान या फिर बलिया का भाषण भी कहा जाता है। यही व्याख्यान भारत की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है भाई? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु युग। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे।
रामकृष्ण वर्मा प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या के पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषता है कौन कौन सी, देखो देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, अलग अलग बता दिया मैंने, एक मिनट, कि जो देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना ये एक साथ हैं, जनवादी विचारधारा एक साथ है, ठीक है। प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रिज भाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। तो ये 4 क्या हैं मुख्य विशेष, 7 जो हाँ हमें मुख्य विशेषताएं दी गई हैं भारतेंदु काल के समय की। भारतेंदु युग के नाटककार कौन थे भाई, नाटककार कौन थे जिसने नाटक लिखे हैं, श्रीनिवास दास, प्रसाद जी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो श्रीनिवास दास जो हैं ये हमारे भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारतेंदु युग में लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। किसमें ये भारतेंदु युग के कवि हैं। हिंदू, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाला श्रीनिवास दास जो हैं उनको हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास प्रेक्षागृह लिखने का गौरव प्राप्त है। तो उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली। श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित्र, तप्ता समरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग का कवि पुष्टि मार्ग। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी चाचा, हित हरिवंश, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, धर्मवीर भारती आदि के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। किस में प्रसिद्ध है, हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में ये सारे ही आ जाते हैं। तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित और कृष्ण भक्त थे, ठीक है। उसके बाद देखो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी। और इसका लास्ट में क्या आता है, लास्ट में प्रेमगन आता है। कई बार है ना बद्रीनारायण चौधरी नहीं देता, कई बार प्रेमगन दे देता है, तो हमें पूरा नाम याद रखना होता है, ठीक है। चलिए न क्या कहा गया इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं इनकी शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक 1-1.5 कलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास में अनूठे पद विन्यास की ओर उनका ध्यान रहता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में क्या कहा गया है, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न का मूल्यांकन जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। तो इन्होंने पहले डी बताया था और डी ही इनका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है कि भारत सौभाग्य अन्य महत्वपूर्ण तथा भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा। क्या काव्य लिखा था, जीर्ण जनपद, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी जीवन है। अब देखो क्या कहा गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, यानी कि एजर्सन और रीजन होता है, ठीक है। कथन, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। रीज़न क्या है कि भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे और उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। तो देखिए विकल्प क्या है, ये हमारे विकल्प हैं। तो देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर है कौन सा राइट हो जाएगा। देखो भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था, बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। तो
हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या जो है, आर जो है सही व्याख्या है। तो देखिए अब आ गया है हमारा भाई द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग हम करेंगे भाई कल, ठीक है। आज के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ भारतेंदु युग करेंगे। आप अपना अच्छे से वीडियो देखिएगा, कोई कमी रह गई है तो ज़रूर कमेंट मिल के बताइएगा, और भाई अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट मिल के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो लेके आने वाली हूँ, ठीक है। द्विवेदी युग के बाद फिर हमारे और जो युग हैं, ठीक है, जैसे छायावाद युग है, छायावादोत्तर युग है, फिर प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता। तो इस प्रकार से हमारा आधुनिक काल अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज हमने कर लिया है भारतेंदु युग, ठीक है। तो अब जिसको भी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।